आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नाजी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। टीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, अक्सर हम सभी लोगों में से कई लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं उनमें कोई दर्द है या फिर अकड़न है, जकड़न है या फिर सूजन भी हम कभी कभी पाते हैं कि किसी हिस्से में हमारी जिस्म के किसी जॉइंट में सूजन हो रही है। और ये जो दर्द है ये धीरे धीरे कभी कभी कम भी हो जाता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है ये दर्द जो है ये कम भी हो जाता है, वो कैफियत नहीं रहती है। लेकिन कभी कभी ये कैफियत बरकरार भी रहती है और कई हफ्तों तक चलती है, जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं है बेदारी की कमी, क्योंकि ये कैफियत अगर बरकरार है, दर्द जो है जॉइंट्स में कभी कभी हो रहा है और रोज हो रहा है, तो ये आर्थराइटिस यानी कि गठिया हो सकता है। नाजरीन, गठिया यानी कि आर्थराइटिस वो किसी भी उम्र में हो सकता है यूं तो, लेकिन कहा जाता है कि बुजुर्गों पर इसका खतरा ज्यादा मंडराता है। वैसे ये भी देखा गया है, ये भी बेदारी की कमी ही है कहीं ना कहीं, कि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर उन्हें गठिया का मर्ज है, आर्थराइटिस है, तो वो किस डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस स्पेशलिस्ट के पास जाएं। इसके तहत वो क्या करते हैं कि घरेलू इलाज पर उतर आते हैं, पेन किलर्स या एस्ट्रॉइड्स लेने लगते हैं, कभी किसी ट्यूब की मसाज कर लेते हैं या सिकाई कर लेते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ये जो दर्द की शिद्दत है ये दिन ब दिन रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जाती है और इसके जो नतीजे हैं वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करेंगे हेलो डॉक्टर के इस बेहद खास शुमारे में गठिया यानी कि आर्थराइटिस से जुड़ी हुई। आखिर ये मर्ज क्यों हो जाता है और ये मर्ज ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये मर्ज हो गया है, कोई इंसान इससे मुतासिर हो गया है, तो उसे क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। इन सभी बातों पे आज हम रोशनी डालेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक खास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। और जनाब, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जो है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। इससे पहले आइए डाल लेते हैं एक मुख्तसर सी नजर इस खास रिपोर्ट पर। आपका उनसे तारुफ। नाजरीन, इंसानी जिस्म कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार है, जिसमें इंतहाई अहमियत के हामिल आज़ा के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों का एक बहुत मजबूत ढांचा भी है। इन्हीं हड्डियों और जोड़ के मजबूत ढांचे पर हमारे जिस्म का पूरा बोझ होता है और इन्हीं की बदौलत हम जिंदगी भर मुख्तलिफ काम कर पाते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि जिस्म के आज़ा के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों का ख्याल न रखा जाए तो इन्हें बीमारी का खतरा लाहिक रहता है, जिसमें आर्थराइटिस यानी गठिया बहुत आम है। ये एक आम ख्याल है कि ये तकलीफ ज्यादा उम्र में जाकर होती है, लेकिन तहकीक से ये बात सामने आई है कि अब कम उम्र के अफराद भी इस मर्ज का सामना कर रहे हैं। गठिया दरअसल जोड़ों के दर्द से मुताल्लिक एक बीमारी है, जिसकी शुरुआत जिस्म में पाँव के अंगूठे से होती है, क्योंकि इसमें खून की रवानी कम होती है और यूरिक एसिड को यहाँ अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में खून में मौजूद होता है और ये आम तौर पर पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन जब ये जिस्म से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता तो ये जिस्म के किसी जोड़ में छोटे छोटे जर्रों की शक्ल में जमा होने लगता है। इसके नतीजे में जोड़ों में सूजन आ जाती है, छूने पर वो गर्म महसूस होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। गठिया का मर्ज जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, सख्ती और गर्माहट को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। काबिल गौर है कि आज भी लोग इसकी शुरुआती अलामात को उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से चाल ढाल में टेढ़ापन तक जाहिर हो जाता है। गठिया के मरीजों की हड्डियों के सिरे घिस जाने के सबब रगड़ खाते हैं और फिर उठते बैठते चलते हुए दर्द की शदीद लहर सी उठती है।
नजरअंदाज करने पर मर्ज शिद्दत अख्तियार कर लेता है और जोड़ हरकत नहीं कर पाते और मरीज भी बगैर सहारे के चल नहीं पाता। आर्थराइटिस एक दायमी बीमारी है जो लंबे अरसे या उम्र भर रहती है। इसमें पट्टों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है और खास तौर पर सुबह उठने के बाद इनमें सख्ती का एहसास बहुत शदीद होता है। गठिया की अलामात मर्ज की शिद्दत के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं और कुछ मरीजों में कम और कुछ में ज्यादा जाहिर होती हैं। जोड़ों और पट्टों में दर्द, सूजन, सख्ती, सुर्खी, नरमी, गर्मी वगैरह गठिया की कुछ अलामात हैं। ये अलामात रात भर आराम के बाद सुबह के वक्त बदतर हो सकती हैं और उस वक्त मरीज को हरकत में आने में ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। काफी वक्त तक आर्थराइटिस को आराम तलब लोगों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बरक्स इसके होने में खराब ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी के साथ साथ खानदानी हिस्ट्री का बड़ा रोल है। जिस्म में प्यूराइन की सतह को बढ़ाने वाली ग़िज़ा से भी गठिया का खदशा रहता है, इसलिए ज्यादा रेड मीट न खाएं और एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। वजन को खास तौर से कंट्रोल में रखें क्योंकि ज्यादा वजन से जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखें। हड्डियों और जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए पाबंदी से हल्की वर्जिश करें। एक्टिव तर्ज जिंदगी भी गठिया से बचाव के लिए जरूरी है। हालांकि गठिया का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं, जिस्मानी थेरेपी, सर्जरी और लाइफस्टाइल में तब्दीली से मरीज को राहत पहुंचाई जा सकती है ताकि वो आजादाना तौर पर अपने सब काम कर सके। आर्थराइटिस के बारे में आज हर कोई जानता है, लेकिन किसी भी बीमारी के बारे में सही मालूमात होना जरूरी है। इसीलिए हर बरस 12 अक्टूबर को गठिया का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि इस मर्ज के बारे में लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा की जाए और वो इससे महफूज रह सकें। सही मालूमात। तो नाज़रीन, वो एक शेर भी है ना कि दर्द तो अब रुकने का नाम नहीं लेता है, सब्र से दिल भी मेरा अब काम नहीं लेता है। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मरहले आते हैं, ऐसे हालात होते हैं जिनमें हम सब्र करते हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें बिल्कुल सब्र नहीं करना चाहिए। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कई अमराज ऐसे होते हैं जिनमें हमें सब्र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए। आर्थराइटिस उन्हीं अमराज में से एक मर्ज़ है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चलना फिरना, उठना बैठना मुहाल हो जाता है इस मर्ज़ के चलते। तो नाज़रीन, आज इस टॉपिक पर हम बात करें, इस मौजू पर तफसीली जानकारी आपको मुहैया करवाएं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपका तारुफ करवाएं। इससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं जो बेसब्री से हमसे बात करना चाहते हैं। आइए सुन लेते हैं उनकी बात, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ कि अपने पिताजी के पैरों में घुटना में दर्द है, मार लगा तो हड्डी तो थोड़ा टिकी हुई है जैसे, तो क्या इलाज करना चाहिए? जी, आपके जो वालिद हैं उनके पैरों में दर्द है? हाँ जी 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 जी। वैसे तो हमने अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ डॉक्टर साहिबा आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगी, इससे पहले कि आपका तारुफ भी हम करवाएं। आप हमारे कॉलर जो है इनका सवाल इसका जवाब दे दें। जी, इन्होंने कहा कि इनके जो फादर हैं, पिताजी हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो उनकी उम्र 40 के ज़्यादा ही होगी, तो हो सकता है कि इनको ऑस्टियो आर्थराइटिस की परेशानी हो, जो जिसमें हम कहते हैं कि घुटने घिस जाते हैं और फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि आप आसपास जो आपके डॉक्टर अवेलेबल हो उनको एक बार जाके दिखा लें। एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे कि मालूम चले कि कितनी तकलीफ है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सकता है। एक्सरे करवाना पड़ेगा? कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, देखने के लिए कि घुटनों में कितनी तकलीफ है। जी जी, तो जी बताइए। जी, आपको आपके सवाल का वाजिब जवाब मिल गया है, हम ये उम्मीद करते हैं। वैसे तो देखिए, हमारे प्रोग्राम का रिवाज है कि पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ कराते हैं, लेकिन आप हमसे जुड़े और आपकी जो प्रायोरिटी है, आपके सवाल की जो प्रायोरिटी है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आइए अब तारुफ करा देते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। जी हाँ नाजरीन, हम यहाँ पर तारुफ करा देते हैं अपने जो माहिरीन हैं उनसे। आपका हमारे साथ इस खास मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेमेटोलॉजी एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान फारूक,
जो कि चीफ हैं और प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आप यहाँ पर बैठे हैं। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा डॉक्टर उमा कुमार आपसे। यहाँ पर भी बात हो रही है, रिपोर्ट में भी हमने देखा किस तरह से अर्थराइटिस के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हमारे, और आप तो खैर जानकार हैं, सब चीज़ें अच्छे से आपने देख ली होंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि बेसिकली जो गठिया है क्या है, कितनी तरह की होती है, और इससे जो यूरिक एसिड का ताल्लुक है वो क्या है? आपके सवाल के 3 पार्ट्स हैं। तो पहला कि गठिया होता क्या है। जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, और जब सुबह सो के उठते हैं तो जकड़न रहती है, तो इसका मतलब कि आर्थराइटिस है, यानी कि गठिया है। आम भाषा में हम बहुत सारी बीमारियों को गठिया के अंदर ला के रख देते हैं, लेकिन लोगों का ये समझना जरूरी है कि गठिया एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, जो कि करीब करीब 200 प्रकार की हो सकती है। और जो गठिया है उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और दूसरी होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें सीरियस प्रकार के गठिया आते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस, वास्कुलाइटिस या स्क्लेरोडर्मा, और भी बहुत सारे नाम। दूसरी जो नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उसको जोड़ घिसने वाली बीमारी भी कहते हैं। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो घुटनों में जो या किसी भी जॉइंट में जो वेयर एंड टेयर होती है उसकी वजह से जो आर्थराइटिस डेवलप होती है उसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जहाँ तक सवाल है यूरिक एसिड का और गठिया के ताल्लुक का, तो ये लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा मोड़ा यूरिक एसिड बढ़ जाना, मान लीजिए उसका लेवल अपर लेवल 7 है और उनको 7 आ गया या 7.1 आ गया और जोड़ों में दर्द हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है उनको यूरिक एसिड वाला गठिया हो गया, जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस कह देते हैं। गाउट की बीमारी जैसे मैं आपके कैप्सूल में भी देख रही थी, जो आपने कहा कि अंगूठे का जो पहला जोड़ है उसमें दर्द और सूजन शुरू होती है, और यूजुअली वो रात के समय शुरुआत होती है या सुबह होती है, तो वो गाउटी आर्थराइटिस का लक्षण होता है। वैसे गठिया शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है। गाउटी आर्थराइटिस एक बहुत ही डिस्टिंक्ट एंटिटी है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का गठिया है। यूरिक एसिड बढ़ा होना, गठिया होना गाउटी आर्थराइटिस को हमेशा साबित नहीं करता। राइट। आपने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों पर रोशनी डाली है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, अक्सर लोग शिकायत करते हैं जब वो सुबह में उठते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है, पैरों के नीचे तलवों में दर्द रहता है, वो चल नहीं पाते, उन्हें थोड़ी देर बैठना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, उसके बाद वो चल पाते हैं। तो क्या ये भी गठिया का कोई अलामा, कोई सिम्टम है, क्या है ये, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, जब वो पैर नीचे रखते हैं जमीन पर सुबह उठने के बाद, तो पंजों में दर्द होता है, तो ये सजेस्ट करता है, हम कह देते हैं सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, यानी कि हो सकता है उनके जोड़ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, यानी कि फेशिया होता है एक जो नीचे हड्डियों पर जाके जुड़ता है आगे और पीछे, तो उसमें अगर सूजन आ गई तो प्लांटर फेशियाइटिस कह देते हैं उसको, तो उसमें ये तकलीफ हो जाती है। और कोविड के दौरान लोगों को काफी ये देखने को भी मिला, और वैसे भी थायराइड की प्रॉब्लम हो या कुछ और मेटाबॉलिक कंडीशन हो, उसमें ऐसी तकलीफ हो जाती है। तो मैं कहूँगी अगर वो थोड़े दिन के लिए हो रही है, ठीक हो जाती है, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि डायबिटीज और जो मैंने मेटाबॉलिक डिजीजेस की बात की उसमें भी ये प्लांटर फेशियाइटिस मिल जाती है देखने को। लेकिन अगर परसिस्टेंट सिम्टम है, हमेशा ये तकलीफ रह रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। जी, हो सकता है कि अर्थराइटिस हो, उससे आगे जाके या वो अर्थराइटिस की शक्ल ले ले और प्रॉब्लम हो जाए, फिर जिंदगी भर परेशानी का सामना करना पड़े अगर वक्त पे नहीं जागे तो। जी बिल्कुल, लेकिन आर्थराइटिस में जैसे हम बता रहे हैं कि उसमें जोड़ों में तकलीफ हो रही है, लेकिन जब आर्थराइटिस का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो गठिया का शब्द इस्तेमाल वो लेमन भाषा में सारी कंडीशंस को उसके अंडर में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जो प्लांटर फेशियाइटिस है सही मायने में आर्थराइटिस की कैटेगरी में नहीं आती है। ओके, राइट। तो डॉक्टर उमा, आपने भी बताया कि आर्थराइटिस की क्या किस्में होती हैं और कौन कौन सा आर्थराइटिस यानी गठिया होता है। डॉक्टर कामरान, आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि हमने कहा भी, रिपोर्ट में भी देखा कि हमारे मुल्क के बाशिंदों का ये नज़रिया है, एक सोच भी है कि हम मर्ज को ना उतना सीरियसली नहीं लेते, चाहे कोई भी मर्ज है।
जब उसकी शिद्दत ज़्यादा अपने हदें पार कर लेती है, उसके बाद ही हम डॉक्टर की तरफ रुजू भी करते हैं। यहीं अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो जैसे कि अभी फरहान साहब ने भी कहा कि सुबह उठते हैं तो किसी जोड़ में स्टिफनेस है या फिर पैर है वो ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा है, दर्द है, और हम क्या करते हैं, कोई स्टेरॉइड ले लिया या फिर पेन किलर या फिर कोई मसाज कर ली या फिर सिकाई, घर में ही घरेलू नुस्खे हम इस्तेमाल करने लगते हैं और इस दर्द के साथ कहीं ना कहीं जीने की एक आदत सी हमारी पड़ जाती है। तो क्या ये आज का हमारा जो मुल्क है उसमें क्या हालात हैं आर्थराइटिस को लेकर, कितनी सीरियसनेस है, कितने बेदार लोग हुए हैं, और स्टडीज़ जो तरह तरह की आ रही हैं वो क्या कहती हैं? देखिए, आर्थराइटिस जो है ना, जैसे मैडम ने बताया कि सबको हम लोग एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यंग एज की आर्थराइटिस अलग होती है और ओल्ड एज में या क्लासिकली जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है या हड्डियों की जो बीमारी है, जो हड्डी घिसने से, कार्टिलेज घिसने से जो होता है, लोगों का कहता है हड्डी घिसते हैं, बट एक्चुअली जो कार्टिलेज होती है हड्डी को लाइन करती है जॉइंट में, वो घिसती है। उसके घिसने से वो एक नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप इतना यूज़ करते हैं ओवर द ईयर्स, तो जो कार्टिलेज वो घिस जाती है, उसकी वजह से आर्थराइटिस है वो कॉमन है, तो उसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए कि भाई ये तो एक्सपेक्टेड है कि एज के साथ ये आर्थराइटिस होगी, लेकिन जो यंग एज में आर्थराइटिस है, जैसे मैडम ने बताया, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, या एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, या गाउट होता है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। इसके लिए आपको ज़रूर फिजिशियन को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इसको अगर आप यंग एज में जो आर्थराइटिस है, अगर आप दवाई सही टाइम पे शुरू कर देंगे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है या तेज़ी से बढ़ने से आप रोक सकते हैं। जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है उसमें आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि जो पेन किलर्स हैं उनके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, स्पेशली किडनी पे हो सकते हैं। वो जो कि एक्चुअली उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं एज़ कम्पेयर टू द आर्थराइटिस इटसेल्फ। और जैसे आपने बताया, स्टेरॉइड तो बिल्कुल भी बिना किसी फिजिशियन को कंसल्ट करके नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की और डेंजरस चीज़ होता है। राइट। डॉक्टर सतीश, मैं आपकी तरफ यहाँ पर आऊँगा। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आप सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर राम मनोरैया हॉस्पिटल में, और एक बहुत ही अरसे से आप पेशेंट्स देख रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये आर्थराइटिस किस तरह से होता है, और बहुत से जो दर्द हो रहे हैं हमारे जो आर्थराइटिस नहीं हैं, कैसे हम उन्हें आर्थराइटिस मान लेते हैं, क्या हमारी गलत फहमी है उसको लेकर। और एक सवाल और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कोविड के बाद किस तरह से आर्थराइटिस के बारे में बदलाव आए हैं या पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? जी, आपको मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। जी, जो आर्थराइटिस देखने को मिला है कुछ एल्डरली एज में, मीन्स मोर देन 50-60 ईयर्स ऑफ एज, जी, ऐसी उसमें, और जिसमें कि घुटने नी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ओके। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है, जैसे हम डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। वो एक अलग हो गया। अगर कोविड और इसकी बात लेते हैं, कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों में जॉइंट पेन इवन इन यंगर एज ग्रुप ये परसिस्ट करा काफ़ी दिनों तक, और काफ़ी हद तक काफ़ी केसेस से उसमें एक आर्थराइटिस का रूप ले लिया। वो तो डिफ़िकल्ट है इसको डायग्नोज करना कि इट इज़ किस में फिट बैठता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बैठता है या एंकिलोजिंग में बैठता है जी। पर ये बहुत ज़रूरी हुआ कि उसको समझा जाए और उसको ज़रूर दिखाया जाए, जो कोविड के बाद सिम्टम हुए काफ़ी। जी जी। इसमें ये भी चीज़ बताइए कि क्या ये हमारी जो लाइफ है उसका जो जीने का तरीका आजकल हम देख रहे हैं कि ना वक्त पे सोना है, ना टाइम पर खाना है, एक्सरसाइज है नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी, हर आदमी मतलब पूरी तरह से मसरूफ़ है वो, तो क्या ये जो इस तरह की ज़िंदगी है वो भी हमारे इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती है? जी जी, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एक वेट है जी, यंग एज में काफ़ी वेट हो जाता है, खाने का है, फास्ट फूड है, उनको अवॉइड किया जाए, वेट ना बढ़े। अदरवाइज तो ब्लड प्रेशर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी एक यंग एज में ही हो जाती है, उससे ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। राइट। और दूसरा ये है कि हमें एक पार्ट वो है कि कोई भी हमारा जो फूड है, चाहे वेजिटेरियन है हम चाहे नॉन वेजिटेरियन है जी, अगर हम उसको एक्सेस में लेंगे, अच्छे खाने को भी, चाहे वो प्रोटीन डाइट हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट हो, एक्सेस में किसी चीज़ को नहीं लेना है जी। एक्सेस में ना ही कोई चीज़ अच्छी हो सकती कभी भी, अच्छी भी, और ना ही बुरी चीज़ अगर
कम लेंगे तो वो हार्मफुल हो सकती है। Right. तो मेन ये है कि हमें एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाने में लेना है जो भी खाना है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। ये डॉक्टर सतीश ने जिस तरह से बताया है कि ये बात नहीं मतलब मैटर करती कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन खाना है तो आप वेजिटेरियन भी खाइए, आप नॉन वेजिटेरियन भी खाइए, लेकिन आप कोई भी चीज़ मतलब ज्यादती मत कीजिए किसी के साथ भी। आप कम खाइए, अच्छा खाइए। बेहतर तो यही है कि वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स बोलते हैं वेजिटेरियन खाने से आपकी सेहत बनी रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉनवेज कभी कभार ले भी लेते हैं तो नॉनवेज का भी बहुत सही कम इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको मतलब मेरे हिसाब से फ़ायदा पहुंचेगा, जैसे कि डॉक्टर सतीश ने बताया यहाँ पर। जी, डॉक्टर सतीश ने अभी वजन की भी बात की कि वजन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर इस मतलब मर्ज से बचना है। डॉक्टर उमा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो कौन कौन से अमराज हैं, यानी बीमारियां हैं, कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस का खतरा जो है या रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है उन लोगों में। हमने सुना है मोटापा भी है, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ के लोगों को भी इससे मतलब थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों का ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी को फॉलो करके वो बच सकते हैं काफ़ी हद तक आर्थराइटिस से। तो सबसे पहले तो कुछ हर इंसान में थोड़े बहुत जीन्स ऐसे हो सकते हैं जो उसको प्रीडिस्पोज करें आर्थराइटिस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको आर्थराइटिस हो जाए। हाँ, अगर उनमें से जो लोग हैं वो स्मोकिंग करना शुरू कर दे या फिर वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत बुरी है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा गया है कि PM 2.5 के बहुत हाई लेवल्स भी आर्थराइटिस को प्रीडिस्पोज करते हैं। यानी कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि जो ओबेसिटी है उसमें इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस जिसमें आर्थराइटिस होती है होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन होना लोगों को, या फिर आपने देखा होगा जिनकी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का। और जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ में आर्थराइटिस होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, ये सिर्फ जॉइंट तक ही नहीं रहती, इसमें जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और आजकल के टाइम में योग को अपनी ज़िंदगी का एक अंग बनाना भी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इट हैज़ बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि उससे आपका जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है और इवन इम्यूनिटी बेटर होती है। जी जी, तो इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उमा, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी खैर मकदम है। जी जी जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, हमें आवाज मिल रही है आपकी, सवाल पूछिए। जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी, आई एम 55 years old। जी, यस। हाँ, मैं एज 55 years old। जी, मुझे घुटनों में मतलब टायर्डनेस लगती है, दर्द नहीं होता है मगर टायर्डनेस है, थकावट महसूस होती है। जी जी जी, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी नहीं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर कामरान आप बताएं। देखिए, बेसिक चीज तो ये है थकावट लगती है मुझे। जी 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 जी, ऐसे ही डॉक्टर को दिखाया है तो मगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। जी, सही नहीं नहीं, एज अ फर्स्ट स्टेप सबसे पहले तो आपको किसी डॉक्टर कंसल्ट करके बेसिक चीज़ जो है वो एक्सरे करा के देखिए। दूसरी चीज़ ये भी आपको देखनी पड़ेगी कि घुटने से दर्द आ रहा है या स्पाइन से आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कई बार कि स्पाइन का दर्द भी घुटनों में नीचे पैरों में जाता है, लोगों को लगता है कि वो घुटने से आ रहा है। लेकिन मैं यही इनको एडवाइस करूँगा कि पहले आप किसी एक डॉक्टर कंसल्ट करिए, एटलीस्ट एक बेसलाइन एक्सरे करके देखिए कि पता लगेगा कि घुटने का दर्द है या किसी और चीज़ का दर्द है।
बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर कामरान। गुलाम साहब, जैसे कि डॉक्टर कामरान ने कहा है कि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाने बेहद ज़रूरी है, तो पहले किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ बहुत देखी गई है, अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है जिस्म में और वो बढ़ जाती है, हम उसका इलाज नहीं करते, तो वो जिस्म के जो दूसरे निज़ाम है उसको भी मुतासिर करने लगती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस का अगर वक्त पर कंट्रोल ना किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो यकीनन वो जिस्म के जो दूसरे हमारे ऑर्गन्स हैं या और बॉडी का सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं अफेक्टेड कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर कामरान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर हम वक्त पर इलाज नहीं करते हैं अर्थराइटिस का, या वो ज्यादा मतलब कंडीशन जो है खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो किस तरह से वो जिस्म के जो दूसरे निज़ाम हैं, जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, उसको मुतासिर करती हैं? डॉक्टर कामरान, देखिए, यहाँ पर बेसिक मुद्दा ये है कि आप सबसे पहले तो ये डायग्नोज करें कि आर्थराइटिस है कौन सी। जी, लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि जो उम्र वाली आर्थराइटिस होती है, जिसको हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस करते हैं, या हड्डी की बीमारी, जी, हड्डी के कार्टिलेज घिसने की बीमारी ऑस्टियो आर्थराइटिस है, और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जी, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं उसकी वजह से आर्थराइटिस होती है। जी, तो ये जो गठिया क्लासिकली जिसे बोलते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसको कंट्रोल करना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है, कि उससे डिस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से होता है और जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और अगर आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर्स, कॉमन पेन किलर्स लेते हैं या स्टेरॉइड लेते हैं, तो उससे आपकी पूरी बॉडी में अफेक्ट हो सकता है, किडनी में अफेक्ट हो सकता है, अदर ऑर्गन्स में अफेक्ट हो सकता है। स्टेरॉइड की वजह से उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उससे आपकी हड्डी भी कमज़ोर हो सकती है, गल सकती है। या हम देखते हैं कि स्पेशली बॉडी बिल्डर्स हैं या दूसरे लोग हैं, जो लोग स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स बहुत स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं बिना किसी एडवाइस से, उससे उनकी हड्डी खराब हो जाती है। तो बिल्कुल भी अच्छा, हड्डी पे भी असर डालता है जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं वो बिना किसी स्टेरॉइड से? एक एंटिटी होती है एवास्कुलर नेक्रोसिस, उससे पूरी हड्डी मर जाती है, गल जाती है। तो ये बिल्कुल भी बहुत ही खतरनाक है और उसका कोई इलाज नहीं होता। एवास्कुलर नेक्रोसिस आपसे बात जारी रहेगी डॉक्टर कामरान। यहाँ पर ना फोन आ गया, मैं आपसे जरूर बात करता हूँ। हेलो हेलो, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो जी, बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। जोड़ों में दर्द होता है जब मैं सुबह उठती हूँ जी, तो पूरा जो है जोड़ दर्द करता रहता है, रात में ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है और सूजन भी आ जाते हैं मेरे हाथ पैर में और उंगलियों में। जी जी, डायबिटीज वगैरह है आपको? शुगर, डायबिटीज, हाई बीपी वगैरह कुछ है? दवाई खाते हैं इस चीज? हाँ, बीपी हाई रहता है मेरा, कभी लो हो जाता है। और डायबिटीज? नहीं, डायबिटीज नहीं है। डॉक्टर उमा, आप क्या कहना चाहेंगी? खातून, उम्र 50 के लगभग है इनकी। अच्छा, तो देखिए, जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है, शुरुआत में हमने कहा कि हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता। हो सकता है कि इनको कोई ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो जिसमें हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी हो सकता है थायराइड की डेफिशिएंसी हो, वो निकल के आ जाए। जी, तो जिनको थायराइड होता है उनमें भी जोड़ों की समस्या बनी रहती है। लेकिन आप कह रही हैं सूजन आती है और जब आप काम नहीं कर रही होती उस समय परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फिजिशियन को जाके दिखा लें। अगर रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है और दिल्ली के आसपास अगर आप रहती हैं तो आप एम्स में भी आ सकती हैं। यहाँ पर डॉक्टर उमा ने कितने अच्छे से आपको बताया कि अगर आपके आसपास कोई रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो आप दिल्ली आ सकती हैं और एम्स में भी अपना इलाज करा सकती हैं। उम्मीद है जो डॉक्टर ने आपको हिदायत दी है उस पर अमल करेंगी और आपकी सेहत बनी रहेगी। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर कामरान, आपसे बात कर रहा था मैं, आप कुछ उस तरह की बात कर रहे थे जो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। बहुत कॉमनली देखा गया है कि आजकल जो यंग जनरेशन है उनको जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, जल्दी बॉडी बनाने के लोग स्टेरॉइड का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और स्टेरॉइड का इस्तेमाल तो बहुत ही डेंजरस होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किडनी के लिए भी खतरनाक है, किडनी के लिए भी बताते हैं। किडनी के लिए स्टेरॉइड से ज़्यादा एक्चुअली पेन किलर्स खतरनाक है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अगर कंसिस्टेंटली आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो उससे आपके किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, किडनी शट डाउन हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, फिर
मतलब जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। एग्जैक्टली, बिना कंसल्ट किए आपको बिल्कुल दीज टू कैटेगरी ऑफ ड्रग्स तो लेनी ही नहीं चाहिए, स्टेरॉइड्स एंड पेन किलर्स। जी जी जी, कितने अच्छे से यहाँ पर डॉक्टर कामरान ने बताया है कि आप किसी भी तरह का आप अपने आप को अगर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या कोई और दूसरी चीज़ें आप खाना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी मत लीजिए, क्योंकि आप लेंगे, आपको हो सकता है वक्त ही आपको लगेगा आपकी सेहत बन रही है, लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देगी और आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसका खास ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। जी डॉक्टर सतीश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उनके हाथों में भी कई बार परेशानी हो जाती है, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, काफ़ी सूजन आ जाती है, तो ये कौन से हालात होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, किस स्टेज पर जाकर ये होता है? इसके अलावा कई बार ये भी कहा जाता है कि खान पीन में यानी ग़िज़ा आप ऐसी ना लें जो बादी हो, कई बार चावल को मना करते हैं, खट्टा खाने से मना करते हैं, या फिर आप नॉनवेज ना लें, तो इस पर भी रोशनी डालें। जो हाथों में जो स्वेलिंग और सूजन आती है, हमारी जो दर्द होता है, वो यूजुअली अगर टेढ़े भी हो गए तो ये तो फुल फ्लैश्ड, अगर डिजीज़ मोर देन 1.5 महीने से ज़्यादा की हो गई है तो ये पक्का रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आती है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटे छोटे जॉइंट को, हैंड को और रिस्ट को पहले इन्वॉल्व करते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो इसमें ये है कि उसको वाकई में कंफर्म किया जाए, किसी पास में फिजिशियन को दिखाया जाए कि वाकई में डिजीज़ क्या है, और उसी हिसाब से खान पान में कोई भी जो आप जैसे कि आपने बताया चावल का नाम लिया, या काफ़ी लोग मिस करते हैं कि आलू से हो गया या दही से हो गया, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा अमाउंट में लेना है, छोटा खाना लेना है, चावल भी कम मात्रा में लेना है, आलू भी कम में लेना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये न्यूट्रिशन की हमारे सुविधा से ये वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो इसमें अगर ज्यादा लेंगे तो परेशानी किसी भी चीज से होगी। डॉक्टर उमा, अगर मान लीजिए ले भी रहे हैं तो जैसे कि उन्होंने बताया कि आप ज्यादा मात्रा में ना लें, तो आप भी बताएं कि क्या वाकई में ये मिथ्स भी हैं कि खान पीन से भी, ग़िज़ा से भी आर्थराइटिस बढ़ता है या घटता है? खासतौर से ठंडी चीज़ों को भी मना करते हैं। देखिए, जो फूड है वो हमारे हेल्थ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खानों को भी हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है इन्फ्लेमेटरी फूड और एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड। तो जो इन्फ्लेमेटरी फूड की कैटेगरी है उसमें आता है जैसे रेड मीट, उसमें आता है जो जंक फूड है, उसमें जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसमें आता है वाइट शुगर। जो ब्रेड है वो आप देखा वाइट ब्रेड, ये सब इन्फ्लेमेटरी फूड की कैटेगरी में आता है। और कहा यह जाता है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाने से बॉडी में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या जिन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, वो सब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि टमाटर खाने से या कोई सब्जी खाने से या दही खाने से, दूध पीने से आर्थराइटिस हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत धारणा है। लेकिन हाँ, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड फूड एलर्जी। हो सकता है किसी को एक पर्टिकुलर वेजिटेबल खाने से या कोई दाल खाने से कुछ प्रॉब्लम महसूस हो। उड़द की दाल से कहते हैं लोग कि उनके जोड़ों की तकलीफ बढ़ जाती है, तो आप मत खाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फूड को बिल्कुल कि आप दही नहीं खाओ तो आर्थराइटिस नहीं होगी या बढ़ जाएगी। किसी फूड से, किसी खाने से आपको अगर एलर्जी है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी मिल रही है जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मिल रही है जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा जो है ना उल्टा जो पैर है वो 3-4 साल से एड़ी सूज गई है और पैर जैसे लग रहा बड़ा होता है, बहुत दर्द है। अच्छा। खड़े रहने नहीं होता है मुझे, जब खड़े रहती हूँ ना। जी जी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर उमा, आपने इनका सवाल सुना है जी। अच्छा, ये देखा भी गया कि खवातीन में ऐसा हमने सुना है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ये ऐसा लगता है बिल्कुल खड़े रहने नहीं होता है, ऐसा लगता है पैर बहुत दर्द है। जी जी जी। हाँ, इलाज करा चुकी हूँ मैं 1-2 मरतबा, लेकिन कुछ फायदा नहीं।
अच्छा। देखिए, जो पहले तो इन्होंने जो एडी में दर्द की बात की, तो हमने अभी शुरुआत में प्लांटर फेशियाइटिस की बात की थी कि जो एक सॉफ्ट टिश्यू, एक कुशन होता है हमारे पैरों के नीचे जिससे डायरेक्ट हड्डियां हिट ना हो, उस पे अगर सूजन हो जाती है तो दर्द हो जाती है। या फिर एडी के पीछे एक टेंडन होती है जहाँ पे मसल्स जो है वो टेंडन में टर्मिनेट होती है, उसके बाद वो जाके हड्डी पे इंसर्ट होती है, वहाँ पे सूजन हो सकती है। विमेन जो हाई हील्स यूज करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ हमने बात की मेटाबॉलिक डिजीजेस की, थायराइड की प्रॉब्लम में प्लांटर फेशियाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये उस चीज़ के लिए चेक करवा सकती है। और कभी कभी जब ठीक नहीं होता तो इंजेक्शन भी लोकली दिया जाता है स्टेरॉइड का कुछ, लेकिन वो बहुत ही एक्सपर्ट्स को देना चाहिए, जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जा सकते हैं या कहीं पे रूमेटोलॉजिस्ट हैं तो वो भी इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो सवाल था कि विमेन में ज़्यादा कॉमन होती है आर्थराइटिस, ये सच बात है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीजेस विमेन्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि जो विमेन है उनमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसी पे सारे इम्यूनिटी रिलेटेड जीन्स लोकेटेड होते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी बात कि जो विमेन के हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन का रोल होता है इम्यूनिटी में। तो जब तक कि मीनोपॉजल टाइम जो होता है उसके पहले ये सारी बीमारियां विमेन में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। जी जी जी, तो आपके सवाल का भी जवाब डॉक्टर साहिबा ने बखूबी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम अपने माशरे में देखते हैं कि अगर किसी के साथ कोई परेशानी चल रही है तो उसको तरह तरह के लोग एडवाइस करते रहते हैं, मशवरे देते रहते हैं, और वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, इस तरह से ठीक हो जाऊंगा। कोई कहेगा ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई कह रहा है कि आप ऐसे कर लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की। यहाँ पर अगर किसी के बॉडी में पेन हो रहा है तो लोग कहते हैं इसको आप ये खा लीजिए या ये इलाज कर लीजिए या यूरिक एसिड चेक करा लीजिए, लेकिन इसका सही डायग्नोस किस टेस्ट से होगा? कौन से इस तरह के टेस्ट हैं या कौन से इस तरह के कैसे इवेल्युएशन कर सकता है एक एक्सपर्ट? अगर कोई मरीज एक्सपर्ट के पास आता है उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये इस प्रोग्राम में हमने शामिल नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रहेगा, क्योंकि मेन तभी तो पता चलेगा जब टेस्ट होगा कि क्या प्रॉब्लम है। और इसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर उमा कुमार से बेहतर कौन हो सकता है? तो डॉक्टर उमा कुमार के पास मैं आना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई मरीज आपके पास आकर कहता है कि मेरे इस तरह से दर्द हो रहा है, ये परेशान, आपको डाउट हो गया, फिर आपको शुबा हो गया कि इसके ये प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह के टेस्ट के लिए एडवाइस करती हैं? देखिए, हर बीमारी के टेस्ट अलग अलग होते हैं। और एक चीज़ जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टेस्ट जो ब्लड में हम करते हैं, चाहे वो रूमेटॉइड फैक्टर हुआ या ANA हुआ या एंका हुआ, उसकी फॉल्स पॉजिटिविटी भी होती है, यानी कि बीमारी नहीं है तब भी वो पॉजिटिव आ रहा है। नॉर्मल 5% लोगों में ये सारे टेस्ट पॉजिटिव मिल सकते हैं। तो इसलिए बीमारी के लक्षण देखकर एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, तो उसमें जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, एंटी-CCP है, 2 ऑटो एंटीबॉडीज करते हैं, वो तो एक डायग्नोसिस के लिए किया। फिर ये देखते हैं कि मरीज में किसी और ऑर्गन का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि ये सारे मल्टी सिस्टम होते हैं, तो लिवर ठीक है या नहीं, किडनी ठीक है कि नहीं, ब्लड के रिपोर्ट्स ठीक है कि नहीं, वो समझ के करते हैं। फिर एक चीज और जरूरी है जानना लोगों का कि जितने जोड़ में आर्थराइटिस है उन सभी के एक्सरे नहीं कराने हैं, और नहीं कराने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और कहीं डिफॉर्मिटी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी और जॉइंट में, हम सिर्फ हाथों के एक्सरे करवाते हैं देखने के लिए कि उसमें क्या चेंजेस हैं, और वो डायग्नोसिस में भी असिस्ट करता है। तो लोगों को ये जरूरी है कि वो सेल्फ इन्वेस्टिगेट ना करें। बहुत ही स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, और नहीं तो उनका कुछ टेस्ट पॉजिटिव आएगा और उनको स्ट्रेस लेवल ज्यादा उनका हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। डॉक्टर कामरान, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह से किसी को आर्थराइटिस हो गया, डायग्नोज हो गया है, तो उसको अपने आप को फिजिकल फिट भी रखना है, एक्सरसाइज की तरफ भी जाना है, कैसे वो एक्टिव रहे, क्या करे, कौन सी ऐसी फिजिकली एक्टिविटीज है जिसमें वो अपने को इन्वॉल्व रख सकता है और परेशानी भी नहीं बढ़ेगी, परेशानी बल्कि कम हो जाएगी? क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हड्डियों को लेके 2-3 चीज़ें हैं जो जनरल पब्लिक फॉलो कर सकती है। उसमें एक ये है कि आप अपना विटामिन डी लेवल्स ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि देखा गया है कि हिंदुस्तान में स्पेशली विटामिन लेवल्स लोगों के लो हैं जी। तो एक तो विटामिन लेवल्स जो विटामिन D3 लेवल्स हैं वो ठीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि कैल्शियम की इंटेक ठीक होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए जी। विटामिन D3 लेवल्स, जैसे अंडा खाइए, फिश खाइए,
दूध पीजिए, इन सब से आपको विटामिन D3 भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी बोल हेल्थ ठीक करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको वेट कंट्रोल रखना है। कि सिंपल लॉजिक है कि ऑब्वियसली अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो हड्डियों के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ेगा और घुटनों को ज़्यादा, घुटना या कमर को ज़्यादा आपको वेट टॉलरेट करना पड़ेगा, आर्थराइटिस जल्दी होगी। तो अगर आपका वेट कंट्रोल है, दैट इज़ द बेसिक थिंग यू कैन डू। एक तो अपना वेट आप अंडर कंट्रोल रखिए, कम रखिए, और दूसरा ये है कि मसल स्ट्रेंथ या मसल एक्सरसाइज करते रहिए। रेगुलर फिट लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप जो घुटने की मसल्स हैं या बैक की मसल्स हैं उनको आप एक्सरसाइज करते रहिए, उनकी टोन मेंटेन रखिए ताकि ब्रिस्क वॉक वगैरह में इन्वॉल्व रख सकते हैं अपने। हाँ, ब्रिस्क वॉक के दोनों फ़ायदा हैं। एक तो आपकी मसल भी स्ट्रेंथिंग ठीक रहेगी, उसका टोन ठीक रहेगा, और दूसरा आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये 2 चीज़ें जो बेसिक प्रिकॉशंस सबको ही रखनी चाहिए एजिंग के साथ। एक तो अपना वेट अपना कंट्रोल में रखिए और दूसरा अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। मसल्स शुड बी वेल टोन्ड एंड एक्टिव। बिल्कुल, यहाँ पर एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से डॉक्टर कामरान ने बताया कि अगर आपको कहीं भी आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है तो आप फिर भी अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखिए, क्योंकि एक्टिव रखेंगे तभी आपकी सेहत बनी रहेगी और वेट भी कम रहेगा। क्योंकि वेट हर चीज़ में नुकसान देता है, चाहे वो आर्थराइटिस की बात हो, चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो, चाहे वो बीपी की बात हो। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच गया है। अभी हम सभी से दरख्वास्त करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कि आप अपना पैगाम दें हमारे नाजरीन को, कोई ख़ास बात बताएं इस तरह की जो वो अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करें, उनकी सेहत बनी रहे। डॉक्टर उमा कुमार, आपसे शुरू करूंगा मैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि फिजिकली एक्टिव रहें। 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक रिकमेंडेड है। योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, प्रॉपर स्लीप लें और स्ट्रेस फ्री रहें। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें और लाइफ को सही रखें। डॉक्टर कामरान, आप अपना पैगाम दीजिए, साथ में ये भी बताइए कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाते अपने बाइक पे, क्योंकि आपका ताल्लुक ट्रॉमा सेंटर से है, वो कितना ख़तरनाक है, अपने पैगाम में ये भी ऐड कीजिए प्लीज़। हड्डी के लिए, हड्डी की सेहत के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कैल्शियम लेवल और विटामिन D ठीक रखिए और वज़न कम रखिए और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि आर्थराइटिस ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े। ये नंबर 1 है। एक और मैसेज ये है कि सारी आर्थराइटिस को आप एक क्लब मत करिए, एक ही कैटेगरी में। जो यंग लोगों में आर्थराइटिस होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती, उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, बॉडी का अपना रिएक्शन होता है। और ऑब्वियसली अगर आप अपने ब्रेन को वैल्यू करते हैं तो ज़रूर हेलमेट रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे आपने यहाँ पर बात बोली है। हमारा प्रोग्राम इतना दिलचस्प बन चुका है कि कॉल कंटिन्यू आ रही है। यहाँ पर एक और कॉल आ गई, हम ले लेते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में है। हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो जी, बताइए अपना सवाल। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में, फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए अपना सवाल, बताइए। आवाज़ बंद कर दीजिए टेलीविजन। आई एम सलीम पाशा फ्रॉम बैंगलोर। ओके। My age is 70 years, sir. Okay. Weekly, I go for jogging twice. So 6 to very good. 6 to 7 kilometer I used to jog. It's very good. जी बताइए, continue, please continue. Doctors are listening to you. Okay. So what is my problem is, after jogging, 1 or 2 hours I used to have some pain, even following day also. So is it arthritis or just because I am going for jogging? Okay. डॉक्टर कामरान, कहाँ पर पेन रहता है इनके, ये पूछिए। कैन यू रिपीट योर? नहीं, कहाँ एग्जैक्टली किस बॉडी पार्ट में पेन रहता है? आपके पेन कहाँ रहता है? दरअसल डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे, किस बॉडी के पार्ट में रहता है पेन आपके? आपके पास क्लियर नहीं है, टेलीविजन की आवाज भी आपने खोली हुई है, तो बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, घुटने में, नी में प्रॉब्लम, नी में प्रॉब्लम। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? 75 एज है, नी है ना, जो पैर में दौड़ते हैं, लगभग 70 एज है, घुटने उसमें दर्द होता है। अगर घुटने में दर्द होता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जॉग ना करके ब्रिस्क वॉक करके देखिए एंड देन सी। एंड दूसरा मसल रिलेटेड भी हो सकता है पेन, इट इज पॉसिबल कि सिर्फ अगर नी में है तो। क्योंकि मैं 40 साल से जो है मैं दौड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे छोड़ना पसंद नहीं आता। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो आई थिंक वेरी सेफ भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ वीकली ट्वाइस करता हूँ मैं। दैट्स फाइन। आप एक काम करिए, इसमें सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक्सरे करा लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि आपके घुटने में आर्थराइटिस है कि नहीं। I want to build up that fitness
फिटनेस मंत्र है, इसलिए which is actually very good for the whole nation. मैं इतना आपसे मेरा सवाल ये है कि इज इट बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस और बिकॉज ऑफ जॉगिंग? ये पूछ रहे हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड है ना। देखिए जॉगिंग और आर्थराइटिस दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक्सरे कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपके घुटने में आर्थराइटिस है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप प्लीज जॉगिंग कंटिन्यू रखिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। डॉक्टर साहब ने सलीम साहब, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कामरान एक सीनियर प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक्स का, बहुत वक्त से देख रहे हैं पेशेंट्स को, बहुत अच्छी राय दी है उन्होंने आपको कि आप एक बार एक्सरे करा लीजिए। हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से दर्द हो, और अब नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा उस पर अमल कीजिए। फोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर सतीश, लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप हो सके तो पूरा का पूरा जो पिज्जा, बर्गर टाइप चिप्स ये छोड़ दें, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स और कम खाना है। कोई भी चीज़ खराब नहीं है खाने वाली, जो भी है हमारे पास, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, इवन चाहे बीफ हो। सारे वेस्टर्न कंट्री में तो सारे बीफ खाते हैं, तो इज़ नॉट कोई बुराई नहीं है, पर बहुत कम लेना है, नंबर 1। 2, वेट नहीं बढ़ने देना है। 3, आपको एक्सरसाइज हाफ एन आवर एवरी डे वो इतना करना है। अगर योगा की करें बात तो योगा एक एल्डरली एज के लिए तो अच्छा हो जाता है, पर पीपल हु आर लेस देन 60 और 55 they has to do brisk walking or the simple walking for half an hour that raises the heart rate scientifically to the level of 150 or 160. There is a one formula in sports medicine. I am not elaborating that thing, but it is a half an hour per day for 5 days a week is very necessary. बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई डॉक्टर सतीश। हम देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर सतीश ने खाने पीनों की जो बातें हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। देखिए नाजरीन, आप जो भी खाते हैं, अपने जो आपकी आदत है, जो भी शुरू से खा रहे हैं, आप वही खाइए, लेकिन अपने खाने के बदलाव में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने जो भी खा रहे हैं उसे सही से खाइए, कम खाइए, वक्त पे खाइए, तभी आपकी सेहत बनी रहेगी। आपने यहाँ पर आज प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी नाजरीन। समरीन, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब और अच्छा प्रोग्राम रहा है। बिल्कुल, कितनी कॉल्स कंटिन्यू आ रही है। एक बात और पब्लिक के लिए मैं बोलना जी बताइए, कुछ कहना है डॉक्टर जो सतीश? खाना है हमारा डिनर सिस्टम, वो हमें हो सके तो 8 बजे से पहले लिया जाए, और उसको कभी भी पूरा पेट फुल करके ना खाया जाए, ये और ज्यादा। राइट इन चीजों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि समरीन जो सवेरा खाना खाएगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और बेहतर से बेहतर उसकी सेहत बनेगी, उसकी पूरी जो रूटीन है जिंदगी का वो बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम अपने माहिरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी का, आप प्रोग्राम में आए, इतनी अहम जानकारी हमारे नाज़रीन को आपने फराहम की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे फरहान की, जिंदगी में एक तवाज़ुन होना, एक बैलेंस होना बेहद जरूरी है। तीनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि अच्छी डाइट लें, सही तरीके से सोएं, पूरी नींद करें अपनी और अपना जो एक्टिव लाइफस्टाइल है उसे अपनाएं। एक्सरसाइज जरूर करें आधे घंटे, जैसे कि सभी ने बोला। डॉक्टर 5 डे अ वीक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी कि एक्सरसाइज आधा घंटा निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसको वो जरूर करनी चाहिए। तो आज का ये जो मौजू था वो हमारा आर्थराइटिस से जुड़ा था। इस पर तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, और जो बहन में कोई सवाल है तो जल्दी से हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी भी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, तो डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जाने हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इसके अलावा अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, गठिया एक दायमी बीमारी है जो दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती है। गठिया में जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न होती है। आमतौर पर गठिया का मर्ज जिस्म में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड की वजह से होता है। गठिया के मरीज को भारी ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए। गठिया से मुतासर अफराद को वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी गठिया का मर्ज हो सकता है, लिहाजा इनका ख्याल रखें। गठिया से बचाव के लिए ताज़ा जूस और मुनासिब मकदार में पानी पिएं। जोड़ों को हरकत में रखने के लिए हल्की वर्जिश करें। बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करें, ये गठिया के मरीज को आराम पहुंचाते हैं।